हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 को सॉल्व कर रहे हैं और इस चैप्टर में है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विषय में हम जान रहे हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 जो वीडियो प्रोवाइड करवाई है उसके बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स को बड़ी ही अच्छी हमारी जो ये वीडियो सीरीज है वो लग रही है और इसके माध्यम से उनको बेनिफिट भी हो रहा है। इसी सीरीज में हम लेकर के आए हैं इस चैप्टर से पार्ट नंबर 2। तो हो जाइए तैयार अपने एग्ज़ाम के लिए। शीघ्र अति शीघ्र आप लोगों के एग्ज़ाम आपके सामने होंगे। अभी आपकी जो डेट शीट है वो आ चुकी है और आप देखते ही देखते जो आपका जनवरी और फरवरी का महीना है वो किस तरह से निकल जाता है वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए डियर स्टूडेंट सतत प्रयास करते रहें। एक के बाद एक हम सभी चैप्टर्स को सॉल्व कर रहे हैं। अब आने वाली जो 10th क्लास की वीडियोस होंगी वो आपको अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस से भी हम जल्द ही प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। फिर जियोग्राफी की भी जो आपकी चैप्टर्स बचते हैं हम वो भी आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो मन लगा करके पढ़ते रहिए। आइए, हमने अब तक जो इस चैप्टर में उपनिवेशवाद के विषय में जाना है, अब उसके बाद हम इसके दूसरे पहलू यानी कि साम्राज्यवाद के विकास के विषय में जानेंगे कि साम्राज्यवाद है क्या। ये हमने आपको पहले भी बताया है कि साम्राज्यवाद क्या होता है। किसी क्षेत्र में उपनिवेश करने के साथ साथ उस क्षेत्र की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर अपना एकाधिकार कर लेना ही साम्राज्यवाद होता है। उन पर अपना अधिकार करना ही साम्राज्यवाद है। एशिया में साम्राज्यवाद। तो एशिया एक ऐसा महाद्वीप था या फिर है। एशिया एक ऐसा महाद्वीप था जहां से अनेक प्रकार का कच्चा माल जैसे कि कपास, चाय, नील, कॉफी, तंबाकू, चीनी, कोयला, लोहा, टीन, तांबा इत्यादि प्रचुर मात्रा में प्राप्त किया जा सकता था। तो यहाँ पर बताया गया है कि एशिया ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो है कच्चा माल मिलता है और इस कच्चे माल की तलाश में ही जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो एशिया की तरफ अपना रुख करती हैं। यूरोपीय देश यहाँ अपने उपनिवेश स्थापित करके निर्मित माल को उनके बाजारों में अधिक लाभ में बेच सकते थे। तो एशिया संसार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है, क्योंकि इस महाद्वीप में दो ऐसे बड़े देश हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से पहले और दूसरे स्थान पर आते हैं। इसलिए यूरोपीय कंट्रीज जो थी उन्होंने अपने तैयार माल को बेचने के लिए इन दोनों बड़े बाजारों पर अधिकार करने का पूरा प्रयत्न किया और उसमें वो कामयाब भी होते हैं, जहां वो अपना तैयार माल ला करके महंगे दामों पर बेचते थे। 19वीं शताब्दी के अंत तक लगभग समस्त एशिया महाद्वीप पश्चिमी शक्तियों के साम्राज्यवाद की लपेट में आ गया था। तो पश्चिमी देशों के साम्राज्यवाद की लपेट में आ गया था। 19वीं शताब्दी के अंत तक की बात कही है और पूरा जो एशिया महाद्वीप है वो पश्चिमी देशों की साम्राज्यवाद की जो लपेट में आ चुका था। तो एशिया में उपनिवेश स्थापित करने वाले प्रमुख यूरोपीय देश जो थे जिन्होंने एशिया के अलग अलग क्षेत्रों पर अपना साम्राज्यवाद स्थापित किया था, तो वो थे इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड, जर्मनी और रूस। ये वो देश थे जिन्होंने एशिया के बहुत बड़े बड़े देशों के ऊपर अपने साम्राज्यवाद को स्थापित कर दिया था।
फिर इसके बाद हम देखते हैं इंग्लैंड के उपनिवेश। तो इंग्लैंड के उपनिवेश कहाँ कहाँ रहे एशिया में, इसके विषय में पूरी डिटेल से हम जानेंगे। यूरोपीय शक्तियों में सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति इंग्लैंड थी। तो इंग्लैंड जो है यूरोपीय शक्तियों में सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति उभरी हुई थी, जिसने एशिया के अधिकतर भागों पर अपना अधिकार स्थापित किया था और इनमें से पहले स्थान पर भारत रहा है। भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग भारत आए। तो ये सभी पहले व्यापार करने की दृष्टि से भारत में आए और कुछ समय तक पुर्तगाली और डच शक्तियों ने भारत में व्यापार किया, लेकिन 18वीं शताब्दी के आरंभ में उनकी शक्ति भारत में लगभग समाप्त हो गई थी। तो कुछ समय तो ये सभी व्यापार करते रहे, वस्तुओं का लेन देन चलता रहा, लेकिन फिर 18वीं शताब्दी के बाद की बात बताई है। उसमें क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी के आरंभ की जो समय थे, ये साल थे, उनमें लगभग इनकी स्थापत्य जो शक्ति थी या फिर जो इनका आधिपत्य था वो लगभग समाप्त हो गया था। आगे बताया है कि अब भारत में केवल अंग्रेज और फ्रांसीसी ही रह गए थे। अंग्रेज और फ्रांसीसी ही भारत में रहे। इन दोनों शक्तियों में भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से 1744 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। तो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे 1744 से 63 के बीच में, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। उनके बीच में होड़ थी कि कौन भारत पर अपना अधिकार जमाए रखेगा, जिनमें अंतिम विजय अंग्रेजों की हुई थी। तो जो ब्रिटेन था, अंतिम विजय उसकी होती है। इससे पूर्व 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराकर अंग्रेज बंगाल में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे। तो यहाँ पर 1757 की जो लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उसके विषय में बताया गया है। इसमें नवाब सिराजुद्दौला जो पश्चिम बंगाल का नवाब था, वो प्लासी का युद्ध लड़ता है अंग्रेजों के साथ और उसमें नवाब की हार होती है और बंगाल जीत जाते हैं। इस जीत के साथ ही बंगाल पर अंग्रेजों का राजनीतिक अधिकार हो जाता है। फिर 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। यहाँ पर बक्सर के युद्ध की बताया गया है कि 1764 में होता है प्लासी के बाद, और ये बक्सर जो क्षेत्र है ये इसके साथ साथ जब इस युद्ध को जीता जाता है तो बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी वो प्राप्त कर लेते हैं। और ये डियर स्टूडेंट, दीवानी क्या होती है? ये होती है कि इन राज्यों में जो लैंड टैक्स यानी कि रेवेन्यू जो था वो प्राप्त करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल जाता है। अंग्रेजों ने मैसूर पर भी 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को हराने के बाद अधिकार कर लिया था। तो मैसूर कर्नाटक राज्य में है और वहाँ पर एक के बाद एक 5 युद्ध हुए थे अंग्रेजों के साथ मैसूर के, और पहले 2 युद्ध में हैदर अली नेतृत्व करते हैं युद्ध का मैसूर राज्य से, और फिर अंतिम जो 3 युद्ध होते हैं उनमें टीपू सुल्तान अपने राज्य का नेतृत्व करते हैं। लेकिन तीसरे में यानी कि 5वें जो अंतिम युद्ध था 1799 में, उसमें टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं, जिसके बाद अंग्रेजों ने वहां पर अपना अधिकार कर लिया था। फिर 1818 ईस्वी तक उन्होंने मराठा युद्धों के परिणाम स्वरूप मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया था। तो मराठा युद्ध हुए थे 1818 तक। अंग्रेजों ने मराठाओं को हराते हुए उनके बहुत बड़े क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था, और अंग्रेजों ने 1843 ईस्वी में सिंध तथा 1849 ईस्वी में पंजाब पर भी अधिकार कर लिया था। 1849 तक आते आते उन्होंने पंजाब के क्षेत्र को भी अपने राज्य में मिला लिया था। इस तरह से 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के काल तक अंग्रेजों का लगभग सारे भारत पर अधिकार हो चुका था। तो अंग्रेजों ने लॉर्ड डलहौजी के समय काल आते तक ही, मतलब उसका जो शासन रहा उस समय तक
लगभग पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था। अब यहाँ हम बात करते हैं इंग्लैंड के द्वारा जो अधिकार किया गया था, वो दूसरा देश जो था वो बर्मा देश था, और आज हम इस देश को म्यांमार के नाम से जानते हैं। इस पर इंग्लैंड ने अपना साम्राज्यवाद स्थापित किया था। इंग्लैंड ने बर्मा के विरुद्ध 3 युद्ध किए थे, और ये 3 युद्ध जो थे वो 1824 ईस्वी से 1885 ईस्वी के बीच किए गए। इन युद्धों के कारण इसके परिणाम स्वरूप बर्मा के समस्त प्रदेश ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिला लिए गए। अब अगर हम बात करें तीसरे देश की, तो इंग्लैंड ने जिन पर अधिकार किया, इंग्लैंड के अलावा फिर और भी जो कंट्रीज़ थी यूरोप की, उन्होंने अधिकार किया। तो उनमें से कौन थे देखते हैं। तो श्रीलंका वो देश है। श्रीलंका पर पहले पुर्तगालियों ने, फिर डच लोगों ने, और अंत में अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले तो पुर्तगालियों ने अधिकार किया श्रीलंका पर, उसके बाद जो डच थे उन्होंने अधिकार किया, और डच के बाद फिर जो अंग्रेज यानी कि जिन्हें हम इंग्लैंड के कहते हैं वो अधिकार करते हैं। अंग्रेजों ने लंका में चाय और रबड़ के बाग लगाकर अत्यधिक धन कमाया था। इंग्लैंड का श्रीलंका पर अधिकार 1948 तक कायम रहा था। तो हमारे देश को तो इंग्लैंड ने 1947 में ही आज़ाद घोषित कर दिया था, लेकिन श्रीलंका की अगर बात करें तो 1948 तक इंग्लैंड का अधिकार उस पर रहता है। और अब हम बात करें चौथे देश की, तो वो है मलाया। अब मलाया जो देश है, ये अंग्रेज दक्षिण पूर्व एशिया में भी अपने पांव पसारना चाहते थे। दक्षिण पूर्व एशिया जो आप देखेंगे, अभी हम आपको मानचित्र के माध्यम से भी दिखाएंगे, तो वहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार किया था। तो 1840 ईस्वी में उन्होंने सिंगापुर को अपने अधिकार में ले लिया, और 1865 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मलाया प्रायद्वीप पर भी अधिकार कर लिया था 1865 में। तो इस तरह से जो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसको भी अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तिब्बत की। तो तिब्बत पर 1904 ईस्वी में तिब्बत को पराजित करने के बाद दलाई लामा के साथ हुई संधि के अनुसार ब्रिटिश भारत तथा ब्रिटेन के बीच व्यापार आरंभ हो गया था। तो ब्रिटिश भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार आरंभ हो गया था तिब्बत में। यहाँ बताया कि तिब्बत के बीच में और ब्रिटिश भारत के बीच में व्यापार आरंभ होता है, और 1904 में तिब्बत को पराजित कर दिया था ब्रिटिश भारत ने। तो यहाँ पर जो तिब्बत व्यवहारिक रूप से अंग्रेज़ों के प्रभाव में आ गया था। तो यहाँ अंग्रेज़ों ने अपना प्रभाव डाला था तिब्बत के क्षेत्र में। तो एक एक करके भारत उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों को ब्रिटेन ने अपने शिकंजे में कस लिया था। व्यापार करते करते वहाँ की राजनीतिक सत्ता को हथिया लिया था, और फिर उसको अपना साम्राज्य बना लिया था। अब यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है, इस मानचित्र में आप देखेंगे कि किस तरह से एशिया महाद्वीप के जो देश हैं उन पर अधिकार होता है अलग अलग कंट्रीज़ का। तो ये भारतीय जो देश है, इस देश में देखिए ब्रिटिश सरकार रही है, अंग्रेज़ों का अधिकार रहा है। फिर एक एक करके इन सभी क्षेत्रों को, ये आपका तिब्बत जो क्षेत्र है ये भारत से लगता हुआ क्षेत्र है। तो ब्रिटिश भारतीय जो थे सरकार, उसने इस पर अधिकार किया था। फिर यहाँ पर म्यांमार है, इस पर अधिकार कर लिया था। कब अधिकार किया था हमने आपको बताया था, 1824 से 85 तक 3 युद्ध किए थे, और फिर इसको अपने अधिकार में ब्रिटिश ने कर लिया था। फिर इसके बाद थाईलैंड है, और लात्से है, फिर कंबोडिया है, वियतनाम है। वियतनाम में तो फ्रांस का ज़बरदस्त युद्ध चलता है। फिर इसी तरह से यहाँ भी बहुत से देश हैं वो दर्शाए गए हैं। ये सारे एशियाई देश हैं, और इन पर अधिकार यूरोपियन कंट्रीज़ के रहे हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं जो हॉलैंड देश है यूरोप का, उसके उपनिवेश कौन कौन से रहे हैं।
तो नंबर 2 हमारा जो ये क्षेत्र है, इसमें हम देखेंगे कि हॉलैंड के डचों ने, हॉलैंड देश जो था उसके जो कंपनियां थी, जो लोग थे, उनको डच कहा जाता था। डचों ने व्यापार करने तथा उपनिवेश स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम दक्षिण पूर्वी देशों के द्वीपों की ओर ध्यान दिया। तो दक्षिण पूर्व जो देश थे ना, उनके द्वीपों की तरफ ध्यान दिया था। और फिर 1602 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को हराने के बाद बैटम में अपने कारखाने खोले थे और यह उनका महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। बैटम की बात बताई गई है। दक्षिण पूर्व जो हमारे दिशा का जो देश हुए हैं, दक्षिण पूर्व दिशा के जो देश हुए हैं, उनमें डचों ने अपना अधिकार किया था। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से एम्बोयना को विजित कर लिया था। तो ये 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को हराते हुए एम्बोयना को जीत लिया था और अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। 1619 ईस्वी में उन्होंने जकार्ता को भी जीत लिया था और बाटेविया को भी अपने अधिकार में करते हुए उसे अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार डचों का जावा, सुमात्रा और बोर्नियो पर अधिकार हो गया। ये हमारे द्वीपीय जो पड़ोसी देश हैं, उन सब पर डचों ने अधिकार किया। और 1641 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से मलाक्का भी जीत लिया था। इसके फलस्वरूप हॉलैंड का गरम मसालों के द्वीप पर प्रभाव बहुत बढ़ गया था। तो जहां गरम मसाले उगते थे, उन द्वीपों पर हॉलैंड ने अपने अधिकार आसानी से कर लिए थे। अब इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे देश की, यानी कि पुर्तगाल की, तो देखिए पुर्तगाल ने जो अपने उपनिवेश बनाए थे उसकी शुरुआत 1498 से होती है। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट के स्थान पर पहुंचा और यूरोप से भारत आने के लिए नए समुद्री मार्ग का पता लगाया। यूरोपीय देशों से जो भारत की तरफ आने वाला समुद्री मार्ग था, उसकी खोज की थी वास्को डी गामा ने 1498 में। इससे पुर्तगालियों ने भारत और अन्य पूर्वी देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने अपने प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप भारत में गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली आदि प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इनके अतिरिक्त पुर्तगालियों ने दक्षिण पूर्व एशिया के तिमोर और चीन के निकट मकाओ द्वीप को भी प्राप्त कर लिया था। तो एक बहुत बड़े क्षेत्र तक इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आने वाले कोई जो विदेशी थे और इन्होंने ही भारत में सबसे पहले अपना अधिकार किया था और सबसे लास्ट में भी भारत को छोड़कर यही जाते हैं। अब देखते हैं हम फ्रांस के विषय में। अब यहाँ पर देश नंबर 4 के उपनिवेश हैं जिसका नाम है फ्रांस। तो पहले तो पांडिचेरी, चंद्रनगर और मॉरिशस, माही आदि ये फ्रांस के उपनिवेश रहे हैं। फ्रांस ने भारत में 1674 ईस्वी में पांडिचेरी के स्थान पर अपनी बस्तियां स्थापित की और पांडिचेरी को फ्रांस ने अपनी भारतीय बस्तियों की राजधानी बनाया। इसके बाद चंद्रनगर में भी फ्रांसीसी बस्तियां स्थापित की गई। फ्रांसीसी कंपनी ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस पर अधिकार कर लिया था और 1725 ईस्वी में मालाबार तट पर स्थित माही के स्थान पर और 1739 ईस्वी में कालीकट में भी फ्रांसीसी बस्तियां स्थापित कर दी गई थी। तो फ्रांसीसी सबसे ज़्यादा जो है हमारे क्षेत्र में ज़्यादा युद्ध लड़ते हैं। सबसे पहले तो वो भारत और भारत के साथ साथ फिर वियतनाम जैसे देश के साथ भी ज़बरदस्त तरीके से एक के बाद एक वो युद्धों पर युद्ध लड़े जा रहे थे। बहुत ज़्यादा नुकसान होता था और पूरा प्रतिशोध लेते हुए इन क्षेत्रों के लोगों ने फ्रांसीसियों का सामना किया, लेकिन फिर भी अंततः फ्रांसीसियों ने उनको अपने कंट्रोल में कर ही लिया था। अब यहाँ देखिए दक्षिण पूर्व एशिया के उपनिवेश भी बताए गए हैं फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में।
तो फ्रांस ने 1862 ईस्वी में चीन में और 1865 ईस्वी में कंबोडिया में अपनी बस्तियां स्थापित कर ली। 1885 ईस्वी में ही फ्रांस ने चीन को पराजित करके टोकिंग तथा अनाम पर अधिकार कर लिया था। तो चाइना को हरा दिया था फ्रांस ने 1885 में। इन सभी देशों को सामूहिक रूप से फ्रांसीसी इंडो चीन कहा जाता था। इंडो चीन या इंडो चाइना के नाम से इन क्षेत्रों को जाना जाता था। और ये इंडो चाइना क्षेत्र जो है अपने कच्चे माल के लिए, अपने व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था प्राचीन समय से ही। इसीलिए जो भूभाग थे इनकी तरफ यूरोपीय देश आकर्षित हुए थे। अब यहाँ पर जो पांचवा देश है वो जर्मनी के उपनिवेश देखेंगे। तो जर्मनी ने भी एशिया में कुछ उपनिवेश प्राप्त कर लिए। उसने न्यू गुयाना के उत्तर पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया था। 1898 ईस्वी में उसने चीन से क्योचू का प्रदेश ठेके पर ले लिया। जर्मनी ने प्रशांत महासागर में कैरोलिन द्वीप और मार्शल द्वीप पर भी अपना अधिकार कर लिया था। तो ये जो द्वीप हैं, जो क्षेत्र हैं, ये आपको कुछ हद तक याद रखने की कोशिश करनी होगी डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है जो छठा देश है वो रूस है। रूस ने भी अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। रूसी साम्राज्य ने भी मध्य एशिया की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के प्रयत्न शुरू कर दिए थे। 1864 ईस्वी में रूस ने खोकंद और बुखारा तथा खीवा पर अधिकार कर लिया था। 1865 ईस्वी में रूस ने ताशकंद को रूसी साम्राज्य में मिला लिया था। 1867 ईस्वी में तुर्किस्तान का नया प्रांत रूसी साम्राज्य में मिलाया गया और 1868 ईस्वी में समरकंद पर भी रूस ने अपना अधिकार कर लिया था। 1818 ईस्वी में रूस ने चीन में लियोतुंग के महत्वपूर्ण प्रायद्वीप का 25 वर्षों के लिए ठेका प्राप्त किया था। तो यहाँ पर रूस ने भी बहुत बड़े भूभागों पर, बड़े बड़े देशों पर अपना अधिकार कर लिया था। मध्य एशिया के जो ये देश हैं यहाँ पर रूस का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे तुर्किस्तान और इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है, ताशकंद है, ये सभी खीवा और खोकंद और बुखारा सभी को रूस ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था। अब यहाँ पर सातवां जो देश है वो चीन है। चीन के उपनिवेशवाद के विषय में जानेंगे। चीन को भी यूरोपीय साम्राज्यवाद का शिकार होना पड़ा था। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका और यहाँ तक कि जापान ने भी चीनी प्रदेशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने का प्रयत्न किया। आरंभ में इंग्लैंड और फ्रांस चीन के अफीम के व्यापार में बड़ी रुचि ले रहे थे और जब चीन की सरकार ने इसका विरोध किया तो उन्होंने चीन के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। 2 अफीम युद्ध हुए थे, 1839 ईस्वी से 1842 ईस्वी तथा 1854 से 1858 ईस्वी में चीन की हार हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उसे पहले अपनी 5 और फिर 9 बंदरगाहें विदेशी व्यापार के लिए खोलनी पड़ी और हांगकांग पर भी अंग्रेज अधिकार करने में सफल हुए थे। और आगे हमें पता चल रहा है कि चीन की दुर्बलता का लाभ उठाकर अन्य यूरोपीय देश, अमेरिका तथा जापान भी चीन में अपना प्रभाव बढ़ाने लग गए थे। 1895 ईस्वी में जापान ने चीन को एक युद्ध में पराजित कर उसके कोरिया और फार्मोसा आदि भागों पर अधिकार कर लिया था। रूस ने भी मंचूरिया के एक बड़े भाग और पोर्ट ऑर्थर की प्रसिद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था। जर्मनी ने 1897 ईस्वी में क्योचू पर अधिकार जमा लिया और 1898 ईस्वी में फ्रांस ने कवांगचू प्रांत को हथिया लिया था और उसी वर्ष अंग्रेजों ने बेई हेबेई को अपने अधीन कर लिया था। अभी ये सभी देश चीन को आपस में बांटने का प्रयत्न कर ही रहे थे कि अमेरिका भी इस दौड़ में शामिल हो गया था और उसने चीन के लिए खुले दरबार की नीति का समर्थन किया और इस बात पर जोर दिया
कि चीन की सभी बंदरगाहें सभी विदेशी शक्तियों के लिए एक समान शर्तों पर खोल दी जाएं। इस सलाह को सभी देशों ने मान लिया था और इस नीति से चीन का विभाजन होने से बच गया। चीन का आर्थिक शोषण लगातार जारी रहा और 20वीं शताब्दी के आरंभ तक चीन साम्राज्यवादियों के चंगुल में फंसा रहा। तो चाइना भी काफ़ी लंबे समय तक इन पश्चिमी देशों का गुलाम रहा है। फिर इसके बाद अब हम देखेंगे अफ्रीका में साम्राज्यवाद के विषय में। तो एशिया के समान अफ्रीका भी एक विशाल महाद्वीप है। दीर्घकाल से अफ्रीका के संबंध में यूरोपीय देशों के लोगों को बहुत कम ज्ञान था और अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता था। अनुकूल परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप 1875 ईस्वी के बाद यूरोपीय शक्तियों में अफ्रीका में अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करने के लिए आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गए थे। आने वाले 40 वर्षों में यूरोपीय शक्तियों में अफ्रीका के बंटवारे के लिए संघर्ष चलता रहा। परिणाम स्वरूप अफ्रीका के केवल कुछ प्रदेशों को छोड़कर समस्त अफ्रीका में यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश स्थापित हो गए। अफ्रीका के इस विभाजन में बेल्जियम, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी ने भाग लिया था। तो सबसे पहले हम बेल्जियम के विषय में देखेंगे कि बेल्जियम के उपनिवेश अफ्रीका में कौन कौन से थे। अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सबसे पहले बेल्जियम ने पग उठाया था। बेल्जियम के शासक सम्राट लियोपोल्ड द्वितीय की सहायता से हेनरी स्टेनले नामक एक साहसी व्यक्ति ने 1878 ईस्वी में कांगो के प्रदेश पर अधिकार कर लिया। कांगो नदी के आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर 1908 ईस्वी में इसे कांगो फ्री स्टेट का नाम दिया गया। यद्यपि यह एक स्वतंत्र राज्य नहीं था अपितु बेल्जियम के अधीन एक उपनिवेश था। तो बेल्जियम सबसे पहले अफ्रीका में अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने में लग जाता है और वह कांगो फ्री स्टेट का नाम देता है 1908 में। इस कांगो नदी के आसपास का जो ये क्षेत्र था यहाँ पर बेल्जियम अपना अधिकार क्षेत्र जमाता है। फिर इसके बाद इंग्लैंड के उपनिवेशों को देखते हैं। तो यहाँ पर अफ्रीका के बंटवारे में इंग्लैंड को सबसे बड़ा भूभाग प्राप्त हुआ। इंग्लैंड ने अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप या नटाल और ट्रांसवाल तथा ऑरेंज फ्री स्टेट में अपने उपनिवेश स्थापित किए। 1909 ईस्वी में इन राज्यों को मिलाकर दक्षिण अफ्रीका का संयुक्त राज्य बन गया था और इसके अतिरिक्त इंग्लैंड ने रोडेशिया, टांगनिका और गोल्ड कोस्ट तथा जाम्बिया और नाइजीरिया और सोमालीलैंड में भी अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। अफ्रीका में इंग्लैंड के सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश मिस्र और सूडान थे। स्वेज नहर के खुलने के बाद इंग्लैंड के लिए इन क्षेत्रों का महत्व बढ़ गया था। और स्वेज नहर कब खुली थी? 1859 में इसका कार्य शुरू होता है और 69 में जाकर के ख़त्म होता है और यह सभी तरह के व्यापारिक यात्राओं के लिए इस नहर के रास्तों को खोल दिया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त जानकारियां हमें मिल रही हैं इस चैप्टर से। अब हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस के उपनिवेश भी अफ्रीका में हुए हैं। अफ्रीका के विभाजन में फ्रांस ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांस ने अफ्रीका में अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और सेनेगल, मोरक्को, पश्चिमी गिनी और मेडागास्कर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। फ्रांस अपना प्रभाव मिस्र और सूडान में भी बढ़ाना चाहता था, परंतु अंग्रेजों के कड़े विरोध के कारण सफल नहीं हो सका। तो फ्रांस ने भी एक बहुत ही बड़े भूभाग पर अफ्रीका में अपना अधिकार स्थापित किया हुआ था और सूडान और मिस्र में भी फ्रांस अपना अधिकार जमाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर पहले से मौजूद इंग्लैंड ने उसको जमने नहीं दिया, उसका विरोध किया। और फिर उसके बाद पुर्तगाल के उपनिवेश जो अफ्रीका में हुए हैं उनके विषय में देखते हैं।
बेल्जियम द्वारा कांगो पर अधिकार करने के बाद पुर्तगाल ने कांगो के निकट दक्षिण में अंगोला की बस्ती प्राप्त कर ली। पुर्तगाल ने अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में स्थित मोजाम्बिक तथा उसके साथ के प्रदेश भी आसानी से प्राप्त कर लिए। इस उपनिवेश को पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका कहा जाता था। तो पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका कहा जाता था इस उपनिवेश को। बड़े ही प्राचीन जो क्षेत्र थे ये, और इनको पुर्तगाल ने अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। फिर इसके बाद जर्मनी के उपनिवेश देखते हैं, जो अफ्रीका में जर्मनी ने अपने उपनिवेश बनाए थे। यद्यपि जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क आरंभ में उपनिवेशवाद की स्थापना के विरुद्ध था, परंतु जर्मन देशभक्तों, उद्योगपतियों और व्यापारियों द्वारा विवश किए जाने के बाद जर्मनी भी उपनिवेशवाद की दौड़ में शामिल हो गया। 1883 ईस्वी में जर्मनी ने दक्षिण अफ्रीका में कुछ प्रदेश प्राप्त करके अपना उपनिवेश बना लिया था, जिसे जर्मन दक्षिण अफ्रीका कहा जाने लगा। और तब पश्चात जर्मनी में पश्चिमी अफ्रीका के टोगोलैंड और कैमरून के जो प्रदेश थे वो अपने अधिकार में ले लिए। पूर्वी अफ्रीका में भी जर्मनी ने जंजीबार और इसके पड़ोस का बहुत बड़ा क्षेत्र प्राप्त कर लिया, जो जर्मनी पूर्वी अफ्रीका कहलाने लगा। तो इस तरह से एक के बाद एक बेल्जियम, इंग्लैंड, फ्रांस और पुर्तगाली तथा जर्मनी ये बांट लेते हैं आपस में अफ्रीका के बड़े बड़े भूभाग को, और वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। फिर इसके बाद एक इटली और है जो अफ्रीका में अपना अधिकार स्थापित करता है। अब अगर हम बात करें इटली की, तो देखते हैं इटली के उपनिवेश अफ्रीका में कौन से थे। इटली ने अफ्रीका में एरिट्रिया और सोमालीलैंड तथा लीबिया के प्रदेश पर अधिकार कर लिया। वह अफ्रीका के अन्य प्रदेशों पर भी अपना अधिकार बढ़ाना चाहता था, परंतु एबेसिनिया से मिली पराजय के परिणाम स्वरूप इटली का अफ्रीकी देशों में फैलाव रुक गया। यद्यपि बाद में तुर्की से हुए एक युद्ध के बाद इटली का ट्रिपोली पर 1912 में अधिकार स्थापित हो गया था। तो यहाँ पर इटली में जो है उसका इटली का विरोध हुआ था अफ्रीका में, और विरोध भी किसने किया था? अबेसिनिया से उसका युद्ध हुआ और वो इटली पराजित होता है उसमें, जिसकी वजह से वह अधिक साम्राज्यवाद नहीं कर पाया। और इसी वजह से यहाँ पर 1912 में फिर ट्रिपोली पर भी इटली अधिकार कर लेता है किसी तरह से। तो डियर स्टूडेंट, ये अफ्रीका की कहानी थी कि अफ्रीका के अलग अलग भूभागों को किस तरह से ये यूरोपियन देश आपस में बांट लेते हैं। अब साम्राज्यवाद का प्रभाव जानने का प्रयास करेंगे कि इसके प्रभाव क्या रहे, एशिया में इसके प्रभाव क्या रहते हैं और भारत में इसके क्या प्रभाव रहते हैं। तो साम्राज्यवाद के प्रभाव की अगर हम बात करें तो साम्राज्यवाद के एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अनेक देशों पर दूरगामी प्रभाव पड़े थे। तो यहाँ पर नंबर 1 यूरोप के देशों पर प्रभाव देखते हैं। जिन यूरोपियन देशों में औद्योगिक क्रांति आई थी वे सभी देश अपने अपने देशों के कारखानों में बहुत अधिक माल बनाने लगे थे, और इस माल को उन्होंने स्वयं उपनिवेश या उपनिवेशों में बेचकर अत्यधिक लाभ कमाना शुरू कर दिया था। इन उपनिवेशों से ही ये देश सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदने लगे थे, जिससे सभी यूरोपीय देश व्यापार के कारण अधिक धनवान हो गए। तो यहाँ पर यूरोपीय देश क्या करते थे, जब औद्योगिक क्रांति आने के बाद उन्होंने क्रांति स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन किया, तो अपने देश में खपत होने के बाद बचे माल को वो इन दूसरे देशों में आकर के बेचते थे, और बदले में फिर वो महंगे दामों पर तो वो माल बेचते थे और सस्ते दामों पर यहाँ से कच्चा माल अपने देश ले जाते थे। इस तरह से वो धीरे धीरे जो यूरोपीय देश हैं वो धनवान हो गए, और फिर दूसरे यूरोपीय देशों में अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करने की होड़ लग गई।
अधिक उपनिवेश प्राप्त करने की इच्छा के कारण इन देशों ने अपनी अपनी सेनाओं को अधिक शक्तिशाली बनाना आरंभ कर दिया, जिसके कारण सभी यूरोपीय देशों में आपसी द्वेष बढ़ गया और वे एक दूसरे के विरुद्ध दो गुटों में बंट गए। यूरोपीय देशों की आपसी शत्रुता के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक हुआ, जिसके बाद विनाशकारी परिणाम निकले थे। तो इसके विनाशकारी परिणाम निकले थे, वो हम देखेंगे क्या परिणाम रहे। तो बात करें हम एशिया पर साम्राज्यवाद के प्रभाव की, तो देखिए सकारात्मक प्रभाव क्या रहे। साम्राज्यवादी देशों ने अपने अधीन उपनिवेशों में पश्चिमी शिक्षा लागू की। इन देशों के लोगों को दूसरे देशों की राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन का अवसर मिला और परिणाम स्वरूप इन देशों में राष्ट्रीय जागृति उत्थान हुआ और साम्राज्यवादी देशों के पूंजीपतियों ने अधिक लाभ कमाने के लिए उपनिवेशों में नए उद्योग स्थापित किए, जिससे इन लोगों को रोजगार प्राप्त करने के लिए नए अवसर प्राप्त हुए और साम्राज्यवादी देशों ने अपने अपने उपनिवेशों में व्यापार बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक सड़कें बनवाई तथा रेल की पटरियां बिछवाई, जिससे इन उपनिवेशों में यातायात के साधनों का बहुत विकास हुआ। तो यहाँ पर जो उपनिवेशीकरण हो रहा था, उसी के साथ साथ इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विकास भी चल रहा था। जब ये यूरोपीय कंट्रीज अपने लिए सुविधा के लिए सड़कें और रेल पटरियां बिछवा रहे थे, तो उनका फ़ायदा तो कहीं ना कहीं इन उपनिवेशों को भी होना ही था। ज़्यादा से ज़्यादा तीव्र गति से उनके कच्चे माल का दोहन करने के लिए ये सारी सुविधाएं जो यूरोपीय देश थे वो करते जा रहे थे। फिर विनाशकारी प्रभाव भी रहे हैं, तो वो देखते हैं। साम्राज्यवादी देशों ने अपने अपने उपनिवेशों में अपने स्वयं के देशों के उद्योगों के लिए सस्ते दामों में कच्चा माल खरीदना आरंभ कर दिया और अपने देशों में निर्मित माल अधिक दामों पर बेचने आरंभ कर दिए और इसके साथ ही उन्होंने उपनिवेशों के निजी उद्योग में बने हुए माल को बेचने के लिए अब अनेक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे उपनिवेशों के उद्योग नष्ट हो गए और साम्राज्यवादी देशों ने अपने उपनिवेशों के किसानों का अधिक से अधिक शोषण किया, जिससे उपनिवेशों के किसान भी निर्धन हो गए और साम्राज्यवादी देशों के लोग अपने आप को सभ्य मानते थे और उपनिवेशों के लोगों को नीच समझते थे। वे इन लोगों से मेल जोल स्थापित नहीं करते थे। इन लोगों के लिए होटल, क्लब और रेलगाड़ी के डिब्बे भी अलग होते थे। उपनिवेशों के लोग जो थे वो उच्च पदों पर नहीं रखा जाता था उनको, और साम्राज्यवादी देशों के ईसाई प्रचारकों ने उपनिवेश के लोगों को बलपूर्वक ईसाई बनाना आरंभ कर दिया था। उपनिवेशों के लोगों को कई प्रकार के प्रलोभन दिए जाते थे और धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, जिससे इनमें परस्पर शत्रुता बढ़ी। तो यहाँ पर देखिए औद्योगिकरण के साथ साथ व्यापार करने के साथ साथ जो ये पश्चिमी देश थे, इन्होंने अपने उपनिवेशों में रह रहे किसानों का अत्यधिक शोषण किया। शोषण करने के साथ साथ फिर ये इन शोषित किसानों को प्रलोभन देकर के ईसाई बनाने लगे और अपने साथ पादरियों को और बिशप्स को लेकर के आते थे ये जो यूरोपीय देश थे, और वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और इस तरह से यहाँ पर स्थायित्व लाने के लिए ये अपने धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहते थे। इसके बाद फिर हम देखेंगे साम्राज्यवाद का भारत पर विनाशकारी प्रभाव क्या रहा। तो आइए अब देखते हैं साम्राज्यवाद का भारत पर विनाशकारी प्रभाव क्या रहा। कैसे साम्राज्यवाद ने भारत को विनाश की ओर धकेल दिया था। यद्यपि भारत पर अंग्रेजों के अधिकार के कई अच्छे प्रभाव पड़े, उन्होंने भारत में आधुनिक न्याय प्रणाली लागू की एवं कानून का शासन स्थापित किया। अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था को प्रारंभ किया। उन्होंने भारत में यातायात और संचार के साधनों का विकास किया। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया।
आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू करके भारतीयों में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न की, परंतु अंग्रेजों ने यह सब अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किया। साम्राज्यवाद के भारत में निम्नलिखित विनाशकारी प्रभाव पड़े थे। तो हम ये प्रभाव देखेंगे कि जो जो अंग्रेजी शासन ने भारत में बदलाव किए और उनका बदलाव करने का उद्देश्य क्या था, वो क्या चाहते थे। कहीं ना कहीं वो ये सारे बदलाव अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए करते थे और भारत में बहुत सी ऐसी कुरीतियां थी जिनको बदलना जरूरी था, तो उन्होंने ऐसा भी किया। तो देखिए, गांवों की स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का छिन्न भिन्न होना। भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व गांवों में किसानों के अतिरिक्त अन्य उद्योग करने वाले लोग भी रहते थे, जैसे कुम्हार, बढ़ई, लोहार, धोबी, नाई, जुलाहे, मोची, वैद्य, तेली, कहार आदि। ये सभी लोग इकट्ठे मिलकर गांव की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से प्रत्येक गांव स्वावलंबी था और राजस्व अथवा लगान की अदायगी फसलों के रूप में की जाती थी, परंतु अंग्रेजों ने भारत में लगान संबंधी नई नीतियां लागू कर दी। लगान अब निश्चित रकम के रूप में वसूल किया जाने लगा, जिससे किसान अपनी फसलें बेचने के लिए विवश होने लगा। अंग्रेजों ने भूमि को गिरवी रखने अथवा बेचने की वस्तु बना दिया, जिससे किसानों को भूमि से बेदखल किया जा सकता था। गांव में बाहर से बहुत सी निर्मित वस्तुएं पहुंचने के कारण स्थानीय दस्तकारों के उद्योग भी नष्ट हो गए थे। इन सब कारणों से गांव की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई थी। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारतीय ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, उनकी आदतों को बिगाड़ना शुरू किया। उनको तड़क भड़क वाले जो वस्तुएं थी उनको वो प्रोवाइड करवाने शुरू किए। फिर धीरे धीरे उनकी ज़मीन को हड़पने के लिए नए नए कानून बनाए और उनके माध्यम से उनकी ज़मीन को गिरवी रख लेते थे। किसानों से जबरन अपने फ़ायदे के लिए खेती करवाते थे। इस तरह से हमारे जो ग्रामीण व्यापार था, जो दस्तकार थे, लघु उद्योग थे, धीरे धीरे उनको भी प्रभावित किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों के बाज़ारों में अंग्रेजी जो वस्तुएं थी उनकी भरमार हो गई थी। अब इसके बाद हम देखेंगे भारतीय धन अथवा संपदा का निष्कासन। अब भारत की धन संपत्ति और संपदा का निष्कासन का मतलब क्या है, देखते हैं। अंग्रेजों के भारत पर अधिकार करने के बाद भारतीय धन अथवा संपदा का एक बहुत बड़ा भाग निरंतर इंग्लैंड जाता रहा, जिसके बदले में भारत को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता था। इसे आर्थिक दोहन या संपदा का निष्कासन कहा जाता था। अंग्रेजों के भारत में आगमन से पूर्व अनेक विदेशी राजवंशों ने भारत में अपने राज्य स्थापित किए। वे भारत में ही स्थायी रूप से बस गए और उन्होंने कर के रूप में एकत्रित किए धन को भारत में ही खर्च किया। उन्होंने यह धन राज्य विस्तार करने पर अथवा नहरों, सड़कों और सुंदर राजमहल बनाने या भोग विलास का जीवन व्यतीत करने पर खर्च किया। इस धन से भारतीय उद्योगों तथा व्यापार का विकास हुआ और हजारों भारतीय लोगों को रोजगार मिला। लेकिन अंग्रेज भारत में अपना शासन स्थापित करने के बाद भी विदेशी बने रहे और उन्होंने भारत से प्राप्त किए धन का अधिकांश भाग भारत की अपेक्षा इंग्लैंड में खर्च किया था। इसके बाद यह धन सैनिक और असैनिक अधिकारियों को भारी वेतन तथा पेंशन के रूप में भारतीय राजकोष से दिया जाता था और अंग्रेजी कंपनी के शासनकाल में कंपनी के कर्मचारियों ने भारतीय शासकों, जमींदारों अथवा व्यापारियों से उचित या अनुचित ढंग से प्राप्त किया धन इंग्लैंड भेजना आरंभ कर दिया था। तो देखिए, जब ये कंपनी भारत में आई थी तो व्यापार करती थी और व्यापार करने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता होती थी, क्योंकि यहाँ पर उसे वस्तु और कच्चा माल खरीदना होता था, तो उसके लिए वो धन इंग्लैंड से मंगवाती थी।
लेकिन जब इस कंपनी ने 1757 की जो क्रांति प्लासी की हुई थी बंगाल में, उसको जीतने के बाद से उसने यहीं से ही धन इकट्ठा करना शुरू किया और फिर यहाँ से ही उस कच्चे माल को लगाने में भी उसने अपना पूरा सहयोग किया। उसी धन से वो सारा काम चलाती थी और फिर उसके अलावा वो बहुत सारा धन अपने देश में दिया करती थी। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बताया है आपकी हिस्ट्री की बुक में कि भाई किस तरह से अंग्रेजों ने भारत में अपना आधिपत्य स्थापित किया और किस तरह से वो शासन चलाते हैं। यहाँ दादा भाई नौरोजी का जो धन निष्कासन का सिद्धांत है वो उन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन से संबंधित अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में अपने विचार उन्होंने रख दिए थे। सबसे पहले उन्होंने बता दिया था कि इंग्लैंड भारतीय धन को इंग्लैंड में ले जा रहा है। तो देखिए बहुत ही समझदारी से यहाँ पर बताया गया है एक एक विषय को। अब यहाँ हम बात करें तो देखिए क्या है कि भाई रमेश चंद्र दत्त भारत के प्रसिद्ध प्रशासक, आर्थिक इतिहासज्ञ और लेखक तथा रामायण और महाभारत के अनुवादक थे। भारतीय राष्ट्रवाद के पुरोधाओं में से एक रमेश चंद्र दत्त का आर्थिक विचार के इतिहास में प्रमुख स्थान है। पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया उन्होंने लिखी है। फिर यहाँ पर आगे कुछ और बताया गया है कि एक अनुमान के अनुसार केवल 1758 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक लगभग 60 लाख पौंड की संपदा इंग्लैंड भेजी गई थी। तो देखिए 1757 के युद्ध को जीतने के तुरंत बाद 58 से लेकर के 65 तक बताया गया है कि 60 लाख पौंड की धन संपदा जो है इंग्लैंड में भेज दी गई थी और व्यापार से भी भारी मुनाफा होता था। वह धन भी इंग्लैंड भेजा जाता था। चौथा, इंग्लैंड के उद्योगपति और पूंजीपति भी अधिक लाभ कमाने के लिए अपना अतिरिक्त धन भारत में रेलों, सड़कों, नहरों के निर्माण, चाय तथा कॉफ़ी के बागों और कोयले की खानों में लगाते थे। इस धन का ब्याज तथा लाभ भी इंग्लैंड को ही जाता था। इन सभी कारणों से भारतीय धन अथवा संपदा इंग्लैंड जाती रही और भारत में धन संपत्ति का निरंतर अभाव होता रहा और समय बीतने के साथ भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, निर्धन देश बनकर रह गया था। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त बातें यहाँ बताई है कि किस तरह से इंग्लैंड एक रणनीति के तहत भारत की धन संपदा को इंग्लैंड में पहुँचाता रहा और फिर किस तरह से एक सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा भारत देश कंगाल होता चला गया। फिर हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होता है, इसके भी विषय में जानते हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए। इनमें बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा और यह माल सुंदर और सस्ता होता था। अतः भारतीय माल जो लघु उद्योगों द्वारा निर्मित होता था उनके सामने नहीं टिक सका और भारतीयों को अपना माल कम कीमत पर बेचने के लिए विवश होना पड़ा। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे भारतीय लघु उद्योग बंद होने आरंभ हो गए। दूसरा, भारतीय लघु उद्योग यहाँ बताया है कि दूसरा, भारतीय लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएं अब इंग्लैंड और यूरोप के बाजारों में पहुँचती थी तो उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते थे ताकि वहाँ के लोग उन्हें खरीद न सके। इस कारण से भारतीय लघु उद्योगों को गहरी क्षति पहुँची। तो देखिए जो इंग्लैंड का जो सस्ता माल था, चमक दमक वाला जो माल था, वो तो भारत में आसानी से आकर के बेच दिया जाता था महंगे दामों पर, लेकिन भारत का जो बना हुआ लघु उद्योगों का माल था उस पर आयकर लगा दिया जाता था ताकि इंग्लैंड में वह और ज़्यादा महंगा हो जाए और इंग्लैंड वासी उनको खरीद न सके। तो इस आघात से हमारे लघु उद्योग उबर नहीं सके और धीरे धीरे एक एक करके हमारे लघु उद्योग समाप्त होते गए। तो ये साम्राज्यवाद का हमारे देश पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे भारतीय दस्तकार और शिल्पकार बर्बाद हो गए। तीसरी, भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित
वस्तुओं के बड़े खरीदार भारतीय शासक और राज दरबार थे, परंतु अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी के मध्य तक सभी देशी राज्यों का अंत कर दिया था, जिससे उनके मुख्य ग्राहक समाप्त हो गए। परिणाम स्वरूप भारतीय लघु उद्योग पूर्ण रूप से नष्ट हो गए तथा उनमें काम करने वाले दस्तकार और शिल्पकार भी बर्बाद हो गए। तो इस तरह से देखिए, एक की समाप्ति के बाद दूसरा अपने आप ही अपने पतन की ओर चला जाता है। इस तरह से अंग्रेजों ने एक एक करके हमारे जो परिवेश था, जो हमारे स्ट्रक्चर था, उसको बर्बाद करके रख दिया था। आगे हम और भी जानेंगे कि और अंग्रेजों के द्वारा क्या क्या नीतियां अपनाई गई हैं, तो देखते हैं। अब बात करते हैं उद्योगों का पिछड़ापन। तो किस तरह से उद्योगों का पिछड़ापन इस समय के दौरान सामने आता है। तो इंग्लैंड की सरकार ने भारत में औद्योगिक विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किए थे। भारी वस्तु, जो भारी धातु होती थी और बड़ी मशीनें बनाने वाले उद्योगों को, जिन पर अन्य उद्योगों का विकास निर्भर था, जानबूझकर प्रोत्साहित नहीं किया गया, क्योंकि इंग्लैंड की सरकार भारत में भारतीय उद्योगपतियों की अपेक्षा ब्रिटिश उद्योगपतियों के हितों का अधिक ध्यान रखती थी। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जाता था कि भारत के जो ऐसे बड़े उद्योग जिनको आधारभूत उद्योग कहा जाता है, उनको हतोत्साहित किया गया, उनको प्रमोट नहीं किया गया। अगर वो भारत के इन आधारभूत उद्योगों को बढ़ावा देते तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती, लोगों में समृद्धि आना शुरू हो जाती। और ऐसा अंग्रेज नहीं चाहते थे। वो केवल अपने उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भारत के आधारभूत उद्योगों को नीचे लाते गए और उनका विकास होने से रोकते रहे। भारत में लगाई गई बहुत सी प्रारंभिक मिलों और कारखानों के मालिक भी अंग्रेज थे और भारतीय ब्रिटिश सरकार अंग्रेज उद्योगपतियों की हर संभव सहायता करती थी। तो जो भारत में बड़े बड़े मिल और उद्योग स्थापित किए गए थे, तो उनके मालिक भी ब्रिटिश उद्योगपति ही होते थे और इन उद्योगपतियों को बहुत सपोर्ट करती थी इंग्लैंड की सरकार। फिर इसके बाद परिणाम स्वरूप विदेशी पूंजी का भारतीय पूंजी पर जो दबाव था वो बना रहा और भारत में इंग्लैंड के उद्योगों में निर्मित वस्तुएं ही बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाई जाती थी। उदाहरण के लिए भारत में रेल लाइन बिछाने के लिए रेल की पटरियां, रेल के डिब्बे तथा अन्य सामान इंग्लैंड से ही आता था। तो ये सारी जो आवश्यक वस्तुएं थीं या जो आधारभूत वस्तुएं थीं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा वो इंग्लैंड से ही लेकर के आते थे और फिर यहाँ पर रेल लाइन बिछाने का कार्य करते थे। जबकि लोहे को कच्चे माल के रूप में भारत से ले जाते थे इंग्लैंड, और इंग्लैंड से ये तैयार वस्तुएं करके यहाँ पर महंगे दामों पर लेकर आते थे। फिर साम्राज्यवादी नीतियों के कारण ही देश में औद्योगिक विकास असंतोषजनक रहा। तो ये साम्राज्यवादी जो नीतियां थी इंग्लैंड की, कि अपने साम्राज्यवाद को अधिक बढ़ावा दे रही थी, जिसकी वजह से भारत में औद्योगिक विकास असंतोषजनक रहा, यानी कि यहाँ के औद्योगिक विकास से कोई भी संतुष्ट नहीं था। अब अगर हम बात करें निर्यात की अपेक्षा आयात को बढ़ावा देना, तो इस विषय में देखेंगे कि भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत से सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, गरम मसाले, नील, चाय आदि का बड़ी मात्रा में निर्यात होता था। तो ये निर्यात किया जाता था भारत से सस्ते दामों पर। इन सभी मूल्यवान फसलों का, सभी तरह की पेय पदार्थ है इनका और नील का निर्यात किया जाता था। यूरोपीय बाजारों में इन वस्तुओं की बहुत अधिक मांग थी, परंतु भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद
अंग्रेजों ने भारत में इस प्रकार की नीति अपनाई जिससे भारत में आने वाले ब्रिटिश माल पर नाम मात्र का आयात शुल्क लगाया जाता था। तो यहाँ पर एक रणनीति के तहत भारतीय जो वस्तुएं थी, तैयार वस्तुएं विदेश में जाती थी, उन पर ज़्यादा टैक्स लगता था ताकि वो महंगी हो जाएं और इंग्लैंड के लोग उनको न खरीदें। और जो इंग्लैंड की तैयार वस्तुएं भारत में आती थी तो उन पर आयात शुल्क बहुत ही कम लगता था ताकि वो यहाँ पर सस्ते दामों पर बेच सके। तो इस तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत भारत के जो औद्योगिक और आर्थिक जो दृश्य थे, जो परिदृश्य था, जो ढांचा था, उसको कमज़ोर करने का कार्य किया गया। अब वहीं इंग्लैंड में भारतीय दस्तकारों द्वारा तैयार किए गए कपड़े और अन्य वस्तुओं पर भी भारी शुल्क और प्रतिबंध लगाया जाता था ताकि यूरोप के लोग इन भारतीय वस्तुओं को न खरीद सकें और परिणाम स्वरूप भारतीय कपड़े तथा अन्य वस्तुओं का निर्यात धीरे धीरे समाप्त होता गया। परंतु भारत में इंग्लैंड के उद्योगों में तैयार माल का आयात बढ़ता गया। तो यहाँ इंग्लैंड जो है तैयार माल का आयात बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करने लगा और भारतीय तैयार माल का निर्यात कम से कम होने लगा। इंग्लैंड की आयात निर्यात नीति के कारण भारतीय उद्योग और कारखाने बंद होने लगे थे। जब इस नीति के कारण भारत के उद्योगपतियों को बहुत ज़्यादा कर्ज लेने पर भी उनको कोई मुनाफा नहीं होता था तो वो कर्जदार होते चले गए और धीरे धीरे उन्होंने अपने उद्योग धंधों को छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसी के साथ ही भारतीय कृषि एवं किसानों पर दुष्प्रभाव का जिक्र करें तो वो भी हम देखेंगे कि भारतीय कृषि और किसानों पर क्या दुष्प्रभाव रहे साम्राज्यवाद के। तो देखिए, भारत पर इंग्लैंड के अधिकार का भारतीय कृषि पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ा। भारत की कृषि जो थी वो ब्रिटिश सरकार ने किसानों से लगान एकत्रित करने के लिए जितने भी भूमि प्रबंध लागू किए थे वे सब किसानों के शोषण पर आधारित थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो फसल उपजाते थे किसानों के द्वारा और फिर उन्हीं से ही एक भारी भरकम लगान वसूल किया जाता था। एक तरह से दोहरी मार जो है भारतीय किसानों को सहनी पड़ती थी। किसानों की लगभग आधी उपज लगान चुकाने में लग जाती थी। कर इकट्ठा करने के नियम इतने कठोर थे कि किसानों को हर हाल में चाहे उपज हो या न हो जो लगान था वो तो भरना ही पड़ता था, यानी कि कर देना पड़ता था। इतने सख्त कानून अंग्रेजों के द्वारा भारतीय किसानों पर लगा दिए गए थे। वे अपनी भूमि बचाने के लिए महाजनों से ऊंचे ब्याज पर पैसा उधार लेते थे और महाजनों के चंगुल में फंसे रहते थे। क्यों? क्योंकि महाजन कम पैसा देते थे और ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज पर वो पैसा देते थे और एक बार ब्याज की किस्त रुक जाने पर वो दोहरा ब्याज लगा देते थे। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने भूमि सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। परिणाम स्वरूप बहुत सी भूमि बंजर हो गई थी जिससे बेचारे किसान दरिद्र हो गए। तो किसानों को समय पर पानी, खाद आदि न मिलने की वजह से उसकी भूमि बंजर होती चली गई और साथ ही उपज भी कम होने से देश में बार बार अकाल पड़ने लगे थे। तो अकाल पड़ने लगे थे, भूखमरी के हालात हो गए थे, गरीब और भी ज़्यादा गरीब हो गए थे, जो बिल्कुल ही गरीब थे वो मरने लगे थे। तो आगे देखिए, पश्चिमी शिक्षा लागू होना। पश्चिमी शिक्षा लागू करते हैं अंग्रेज सरकार यहाँ पर। तो अंग्रेज़ों ने भारत में 1835 ईस्वी में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली लागू की जिससे अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। तो अंग्रेजी शिक्षा जो थी उसको शिक्षा का माध्यम माना गया था 1835 में। परंतु अंग्रेजों द्वारा लागू की गई शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य भारतीयों का मानसिक और नैतिक विकास करना नहीं था। वो भारतीयों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे, अपितु कुछ भारतीयों को या कुछ भारतीयों की ऐसी श्रेणी उत्पन्न करना चाहते थे जो अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्राप्त करके क्लर्कों आदि छोटे पदों पर थोड़े वेतन पर कार्य कर सके। तो ऐसे लोगों को वो तैयार कर रहे थे
इस शिक्षा प्रणाली को लागू करके, ताकि वो क्लर्क, अकाउंटेंट आदि जो पद होते थे उन पर वो इन पढ़े लिखे भारतीयों को कम वेतन पर काम दे सकें। भारत में स्थापित किए गए विश्वविद्यालयों का उद्देश्य भी भारतीयों को उच्च स्तर की शिक्षा देना नहीं था। यहाँ पर भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। ब्रिटिश जो बच्चे होते थे उनको उच्च स्थान पर रखा जाता था और स्त्री शिक्षा, उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा की पूर्ण अवहेलना की, जिससे भारतीय विश्व के अन्य देशों के नागरिकों की अपेक्षा पिछड़ गए। तो भारत के लोग जो है अन्य देश के नागरिकों की अपेक्षा पिछड़ गए। यहाँ पर साक्षरता बहुत कम थी, और जबकि आसपास के जो पड़ोसी देश थे, जो स्वावलंबी और जो स्वायत्त थे, उनकी साक्षरता दर बहुत अच्छी थी। कुछ उच्च और मध्यम वर्गीय भारतीयों ने पश्चिमी देशों में शिक्षा प्राप्त करके भारत के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई। तो कुछ ऐसे अमीर लोग, मध्यम और उच्च वर्ग के भारतीय लोग थे जो पश्चिमी देशों में जाकर के शिक्षा प्राप्त करते थे, तो वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज भी उठाते थे। लेकिन पश्चिमी शिक्षा ने भारत की सभ्यता और संस्कृति को गहरा आघात पहुंचाया था। यहाँ पर जो शिक्षा प्रणाली थी, जो शिक्षा दी जाती थी, वो हमारी इंडिया की जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसकी आलोचना करती थी। इसके बाद फिर हम देखते ईसाई धर्म का प्रचार। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किस तरह से होता है? तो भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ ही ईसाई धर्म प्रचारक भी बड़ी संख्या में भारत में आने लगे थे। ये पादरी बड़े उत्साह से ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। तो यहाँ पर जब अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर अपना अधिकार करते थे, तो ये पादरी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा उत्साह से भर जाते थे, क्योंकि उनको उन क्षेत्रों में भी अपने धर्म का प्रसार करने का मौका मिल जाता था। ईसाई धर्म प्रचारक विद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों, दफ्तरों, मंदिरों और मस्जिदों तथा जेलों आदि में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार किया करते थे। वो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते थे, और इस धर्म को अपनाने से जो लोग थे उनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सरकार के दौरान, तो यहाँ पर वो सारे हथकंडे अपनाते थे। इस काम के लिए उन्हें ब्रिटिश भारतीय सरकार का पूर्ण सहयोग मिलता था। ब्रिटिश भारतीय सरकार यानी कि जो सरकार ब्रिटिश की भारत में बनी हुई थी, उस सरकार का पूरा सहयोग मिलता था। फिर हम आगे बात करें, उन्होंने लोगों को ईसाई धर्म में मिलाने के लिए प्रत्येक उचित और अनुचित ढंग अपनाया था, और वो लोगों को प्रताड़ित भी करते थे, प्रलोभन भी देते थे, और अंधविश्वासी भी होने का उनका फ़ायदा उठाते थे। वे भारतीय धर्मों और परंपराओं की निंदा करते हुए सेना में भी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाई पादरी रखे गए थे। तो उनको नौकरी पर रखा जाता था, पादरियों को, जो सेना में सैनिकों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करते थे। ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं और प्रलोभन दिए जाते थे। ईसाई धर्म प्रचारकों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक संख्या में भारतीय ईसाई बन गए, जिससे प्राचीन भारतीय संस्कृति को बहुत बड़ा आघात पहुंचा था। तो उनकी इन प्रलोभनों और इन सुविधाओं को देखते हुए बहुत से भारतीयों ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, तो उनको मजबूरन ऐसा करना पड़ा था। इसी प्रकार से देखिए, स्पष्ट है कि आधुनिक युग का साम्राज्यवाद प्राचीन साम्राज्यवाद से भिन्न था। यह प्राचीन साम्राज्यवाद की तरह सैनिक और राजनीतिक साम्राज्यवाद नहीं था। यह साम्राज्यवाद नव साम्राज्यवाद अथवा नव उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता था। इसे आर्थिक साम्राज्यवाद भी कहना उचित होगा। तो ये जो साम्राज्यवाद था, ये कुल मिलाकर के आर्थिक परिस्थितियों के ही इर्द गिर्द घूमता था। इंग्लैंड के द्वारा यहाँ पर अपने साम्राज्य की स्थापना करना और उस साम्राज्य को और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों तक फैलाना था, और जितने भी क्षेत्रों तक उनका साम्राज्यवाद था वहाँ से वो उनका आर्थिक दोहन करते रहे, और कुल मिलाकर के आर्थिक लाभ उठाना ही इस साम्राज्यवाद का एक उद्देश्य था। इसके साथ साथ इसमें सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की झलक भी
जो है वो दिखती है। और इस साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद से एशिया व अफ्रीका के धन संपदा से परिपूर्ण राष्ट्रों का अधिकाधिक आर्थिक शोषण और दोहन हुआ। तो ये हमने आपको अभी बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा इन क्षेत्रों का शोषण किया गया, इनके खनिज भंडारों को लूटा गया, इनके जो वैभवशाली जीवन था उसको समाप्त किया गया, इनके रीति रिवाजों पर प्रहार किए गए और इनका इस्तेमाल हर तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेनिफिट पहुंचाने के लिए किया गया था, जिससे ये राष्ट्र निर्धन होते चले गए और यूरोप के राष्ट्र समृद्ध तथा धनी हो गए। तो देखिए यहाँ पर जो नीतियाँ अपनाई थी साम्राज्यवाद के दौरान यूरोप के देशों के द्वारा, उसकी वजह से अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे देश कमज़ोर से भी कमज़ोर यानी कि बहुत ही ज़्यादा निर्धन होते चले गए और इनका फ़ायदा उठाते रहे यूरोपीय देश और भी ज़्यादा अमीर होते चले गए। एशिया व अफ्रीका के देशों के दोहन का प्रभाव आज भी इन महाद्वीपों के देशों पर नज़र आता है। ये तीसरी दुनिया के देश अभी भी गरीबी और भूखमरी से लड़ रहे हैं। यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जब पश्चिमी देश बहुत सारी खोजबीन कर रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है, उनके लोगों का जीवन स्तर बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि का हो चुका है, उनका रहन सहन बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट हो चुका है, लेकिन उनके बदले में भी हमारे एशिया और अफ्रीका के देशों का जो जीवन है वो बहुत ही निम्न है। गरीबी में जीवन जी रहे हैं बहुत से देश, भूखमरी के हालात है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर ये तीसरी दुनिया के देश कहे गए हैं और यह गरीबी, दरिद्रता और भूखमरी उपनिवेशवाद की विरासत है, उपनिवेशवाद की ही देन है इन देशों में। और उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद ने भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र की जड़ों को भी खोखला कर दिया था तथा आपसी फूट और तनाव के बीज बोकर इस विशाल राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जब अंग्रेज़ों ने खूब मन भर के हमारे भारत देश को लूटा है, इसकी संपदा को लूटा है, जब ये सोने की चिड़िया कही जाती थी तो इसका सारा सोना उन्होंने छीन लिया। तो इसके बाद फिर वो जाते जाते भी इस देश को खोखला करके चले गए, आपसी फूट के बीज बो दिए उन्होंने और इस देश के दो टुकड़े कर दिए। वर्तमान में भी आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की विचारधारा थोड़ा भिन्न रूप में लगातार चल रही है। तो ये जो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है, आर्थिक साम्राज्यवाद है, ये आज भी हमारे देश में किसी न किसी रूप में अलग रूप से ये चल ही रही है, समाप्त नहीं हुई है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट होता है और इस वीडियो का जो ये हम सेकंड पार्ट आपको दे रहे हैं, इसके बाद फिर आपको हम एक कंप्लीट वीडियो देने जा रहे हैं। तो देखते रहिए, आपका स्टडी 888 चैनल है और इसमें आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है आओ जाने। तो देखिए, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अर्थ तथा साम्राज्यवाद के प्रसार में कौन कौन सी परिस्थितियां सहायक रही, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। 2 नंबर का यहाँ पर आपको कुछ लाइनें हैं वो लिखनी होंगी। फिर इसके बाद भारत के संदर्भ में इंग्लैंड और फ्रांस के उपनिवेशिक विकास के बारे में लिखें। तो आपको उपनिवेशिक विकास के विषय में लिखना है। इंग्लैंड और फ्रांस यही दोनों बचते हैं और ये कर्नाटक के युद्ध लड़ते हैं। फ्रांस यहाँ से पलायन करता है और फिर इंग्लैंड का एक छत्र राज भारत में रहता है। फिर हम देखेंगे अफ्रीका में साम्राज्यवाद के विकास में किन किन देशों ने भाग लिया था, इनके बारे में लिखिए। तो बहुत सारे देश हैं, इनके विषय में आपको बस लिखना है कि इन देशों ने जो है अफ्रीका में अपना साम्राज्यवाद फैलाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, साम्राज्यवाद में यूरोप और एशिया अफ्रीका के देशों पर सकारात्मक और विनाशकारी प्रभावों का उल्लेख करना है। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, जो महाद्वीप है, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा साम्राज्यवाद का, विनाशकारी और सकारात्मक दोनों प्रकार से इनका वर्णन करना है। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है।
अब यहाँ पर आइए विचार करें में नंबर 1 प्रश्न है, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद में अंतर स्पष्ट करें। तो दोनों के विषय में अंतर स्पष्ट करना है कि साम्राज्यवाद तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना होता है, अपने धर्म अपनी सभ्यता को फैलाना होता है। उपनिवेशवाद किसी देश गरीब देश में जाकर के उसके संसाधनों का अपने लाभ के लिए उसका इस्तेमाल करना और उसी के संसाधनों पर अपने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाना या अपने अधिकारों को आगे बढ़ाना और वहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करना, ये सब उपनिवेशवाद में आ जाता है। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने शोषण के कौन कौन से तरीके अपनाए थे। तो वो आपको बताना है कि वो पादरी भी लेकर आते थे, वो लोगों को लोभ भी देते थे, उनको धमकाते भी थे, डराते थे, कई तरह के प्रलोभन दिए जाते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय कृषि और किसानों पर उपनिवेशवादी व्यवस्था के क्या दुष्परिणाम रहे, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई जो किसान थे वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गए और भूखमरी के हालात हो गए थे। इस तरह की आप लोगों को सारी कंडीशन बता देनी है। वो भारत के किसानों से कैसे कृषि करवाते थे, उनसे लगान कैसे लेते थे, वो सब आपको बताना है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय धन अथवा संपदा का निष्कासन से आप क्या समझते हैं। तो आपको यहाँ पर दादा भाई जो नौरोजी थे उनका आपको जिक्र करना है कि सबसे पहले वो बताते हैं भारत के निष्कासन, धन के निष्कासन के विषय में, और फिर किस तरह से अंग्रेज जो है हमारी तैयार वस्तुओं को वहाँ बेचने पर ज़्यादा टैक्स लगाते थे, अपनी तैयार वस्तुओं को यहाँ पर सस्ते दामों पर ले जाते थे कच्चा माल और महंगे दामों पर यहाँ पर तैयार माल बेचते थे। ये सारी बातें आपको बतानी है। फिर आओ करके देखें में मानचित्र पर साम्राज्यवादी देशों द्वारा भारत में जो बस्तियां स्थापित की गई थी उनकी स्थिति को दर्शाओ। तो यहाँ पर आपको दर्शाना है कि भाई सबसे पहले पश्चिम बंगाल में अंग्रेज आते हैं, फिर वो दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, धीरे धीरे वो पूरे भारत पर अधिकार कर लेते हैं। इसी तरह से आप कालीकट यानी कि पुर्तगाल के अंडर में जो गोवा से लेकर केरल तक का क्षेत्र था वो आपको बताना है। इसी तरह से कर्नाटक के बहुत से हिस्से पर पंडिचेरी की तरफ यहाँ आप देखें तो फ्रांसीसी जो अधिपत्य था वो आपको दर्शाना होगा। अब दूसरा है कि शिक्षक की सहायता से कक्षा में चर्चा करो कि अगर हमारा देश उपनिवेश नहीं रहा होता तो आज हमारा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन कैसा होता। तो आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि भाई ये संभावनाएं हो सकती थी। आज जहाँ पर अमेरिका है उससे भी आगे हमारे देश का स्थान हो सकता था और हर क्षेत्र में भारत का नाम सर्वाधिक सबसे आगे हो सकता था, क्योंकि उस समय में सोने की चिड़िया रहा था भारत। अब इसके बाद फिर आता है आज के भारत में कौन कौन से औपनिवेशिक चिन्ह नजर आते हैं। तो औपनिवेशिक चिन्ह भी देखे जा सकते हैं। अंग्रेजों के द्वारा फैलाई गई यहाँ पर अपनी ईसाईयत के प्रभाव हम आज भी आज़ादी के काफ़ी वर्षों के बाद देख सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसी इमारतें जो अंग्रेजों के द्वारा बनवाई गई थी वो आज भी हैं और उन्हीं के द्वारा स्थायी रूप से लागू की गई शिक्षा प्रणाली भी हम देख सकते हैं। बहुत तरह से हमारे सांस्कृतिक जीवन में ईसाईयत की झलक देखी जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विषय में बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। इस सिचुएशन के विषय में हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उपनिवेशवाद क्या है और साम्राज्यवाद क्या है, और फिर हमें पता ही है कि अंग्रेजों के द्वारा ये सब अपनाया गया था भारत में और इसका कोई सकारात्मक तो प्रभाव आने वाला था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने केवल अपने लाभ के लिए इस दोनों साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को अपनाया था। तो इससे टोटली जो है भारत को ही नुकसान रहा है। तो यहाँ हम आप लोगों को संपूर्ण वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। अतः ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और जितने भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं जल्द से जल्द वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाली और भी इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो फिर से मिलेंगे हम एक बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।